Okay, welcome back. Today I'm taking the first chapter of your economics. As per your syllabus, what you have been sharing with me, or otherwise also, we have first chapter in pole science, power sharing, which we have done. Federalism, we have done. Geo, we have done forest, but I'll be taking up the first chapter from the next class. Today I'm starting with economics chapter first. नाइन्थ स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का एक ग्लिम्स पढ़ा था. दैट इज वेरी फर्स्ट चैप्टर. यू लर्नड व्हाट इज इकोनॉमी. यानी हमने पालमपुर की स्टोरी से ये देखा था कि पढ़ा हम लोग जब कमाई कहते हैं तो हाउ डू वी कैलकुलेट इट. सेकेंड चैप्टर आपका था पीपल एज रिसोर्स. देन आपने अलग अलग कंसेप्ट पढ़े थे. तो व्हेन वी टॉक इन टेंथ स्टैंडर्ड, क्योंकि हमें बोर्ड्स को देखना है, टेंथ स्टैंडर्ड को देखना है, और कुछ आप में से ऐसे बच्चे होते हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th में इधर ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स लेते हैं, उसमें भी इकोनॉमिक्स होता है. तो ये जो हम 10th में इको पढ़ेंगे, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, ये हम जो पढ़ रहे हैं, दिस इज ओनली द थियोरेटिकल पार्ट. दिस इज ओनली व्हाट एक्चुअली जब हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो वो क्या होता है. बट व्हेन यू एंटर इनटू योर 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, वहां पर इकोनॉमिक्स का आपको एकदम अलग से दिखाई देगा, which is based on data, statistical interpretation, more on to the what you say numerical part. तो जब हमने ये बात कही न्यूमेरिकल, वहां पर आता है आपका कि किस चीज को हम न्यूमेरिकल्स में वी आर कैलकुलेटिंग, किस चीज को हम कैलकुलेट करते. तो सबसे पहले हम बोलते हैं इंडिया. तो इंडिया को हम बोलते हैं इट इज, हम आपस में जब बातें करते हैं, या हमारे देश में ये नहीं है, मैं फॉरेन कंट्री गया था वहां पर ये चीज थी, यहाँ पर ये चीज नहीं है, वहां पर ये फैसिलिटीज है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंट्री, तो हम उसको डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्रीज में क्लासिफाई करते. यानी जब हम बात करते हैं फ्रांस की, यूएस की, एंड हम बोलते हैं दे आर डेवलप्ड कंट्रीज. जब हम बोलते हैं इंडिया, तो नेचुरल है कि वी आर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, एंड देर आर मेनी कंट्रीज विच कम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो ये क्यों क्लासिफाई होती है, हाउ वी क्लासिफाई देम. मैं हम तो एक कॉमन सिटीजन है, एंड हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब हो जाता, ओ उस कंट्री में तो ये भी था, उस कंट्री में भी ये भी था. तो हाउ डू वी क्लासिफाई देम. So that is what this chapter is all about. So if we talk about the definition of development, इंग्लिश में हम किसी भी चीज को लेते हैं, काफी डेवलपमेंट है बच्चे में, तो यानी पढ़ाई में बच्चे ने बेटर किया है, यानी बेटरमेंट इन एनी एरिया. द डेवलपमेंट कैन बी एनीथिंग. इन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं हाँ डेवलपमेंट है, बेटर है, पहले से बेटर है. डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है इन प्रोग्रेस इन एनी एरिया. बट अब आता है आपका 3 मार्कर क्वेश्चन. इफ आई यू सी ऑन द स्क्रीन, इट इज रिटन 3 मार्क्स का क्वेश्चन. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. यानी जो डेवलपमेंट है उसका जो मायना है, उसके जो डायमेंशंस है, दे आर डिफरेंट फॉर एवरीवन. लेट अस, हम यहाँ पर जो
ऑन द इन द स्क्रीन है, हम उन पर भी पूछे ना, मैं कहूँ आपका क्या डेवलपमेंट का मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, आपके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? तो एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा कहेगा मैम मेरे को तो स्कूल के अंदर ये फैसिलिटीज चाहिए, मुझे मेरे घर के आसपास में ये फैसिलिटीज चाहिए। आप ही बच्चे जब 12th स्टैंडर्ड में चले जाओगे आप कहोगे मैम मेरे को तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स के लिए आई नीड बेटर अपॉर्चुनिटीज। मैं तो तब डेवलप मानूंगी जब मुझे ये चीजें मिलेंगी। तो डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट होता है। फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछते हो मैम आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 26 years ऑफ माई टीचिंग, मुझसे पूछोगे कि मैम आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, हैव यू सीन एनी डेवलपमेंट, तो इफ आई टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स आई वुड से नो, कुछ कोई डेवलपमेंट नहीं, पहले कुछ और था अब कुछ और है, ऑल द सेम। इफ यू टॉक अबाउट द रोड कंडीशन आई से नो, दे हैव डेवलप्ड। देर आर सो मेनी एरियाज जहां पर आज हम लोग इजीली जा पाते हैं, देर आर सो मेनी विलेजेस जहां पर द facilities are now easily available. But if you talk about education or health, I would say no. एंड मेरे लिए डेवलपमेंट तभी मायने रखता है जब मुझे ये फैसिलिटीज मुझे लगता है कि ये सबके लिए इजी हो। इट्स इजी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। अगर स्कूल में एडमिशन लेना है, कॉलेजेस में एडमिशन लेना, राइट नाउ देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय लास्ट ईयर्स 12th स्टैंडर्ड जिनका एडमिशन हो नहीं पा रहा है, मतलब यूईटी में उनके मार्क्स ऐसे हैं कि दे आर नॉट गेटिंग इनटू। तो मेरे लिए डेवलपमेंट इज, और मैं देखती हूँ मेरे कजिन्स, उनके बच्चे नाउ दे आर इन सेटल्ड इन यूएस, उनको मार्क्स की कोई टेंशन नहीं होती है, अच्छे मार्क्स आते हैं, मतलब दे आर ऑल्सो गेटिंग द सेम 85 90, लेकिन दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि भैया कॉलेज के लाइन में लगना है, सीयूईटी देना है। वहां पर दे हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। हमारे यहाँ पर अगर किसी बच्चे को मेडिसिन पढ़ना है भाई साहब, मतलब नाउ माई ओन डॉटर इज अ डॉक्टर मास्टर्स, इनफैक्ट सुपर स्पेशलिस्ट, और मैं कहूंगी भाई कोई मत पढ़ना। First of all, you prepare for NEET. Now, NEET preparation has now become a marketing place. जबकि आपको कोई जरूरत नहीं होती है, फिर आप नीट क्लियर करते हो, देन इट इज नॉट दैट कि आपने नीट क्लियर कर दिया तो आपको एडमिशन मिल गया। फिर आपके मार्क्स को देखा जाता है, आपकी कैटेगरी को देखा जाता है, उसके बाद देर आर टू डिफरेंट लिस्ट मेड। उसके बाद इफ यू डोंट गेट इनटू द गवर्नमेंट यू गो इनटू द प्राइवेट, पे 1 to 1.5 crore rupees फॉर 5 years। फिर भी आप सिर्फ एमबीबीएस बनकर आते हो, उसके बाद आपको स्पेशल करना है, फिर से नीट देना है, फिर 3 साल की फिर पढ़ाई करनी है, एंड यू डोंट नो इन विच स्टेट यू आर गोइंग टू गेट। तो ये वाला जो सिस्टम है इन यूएस और यूके, वहां पर क्या, मेरी कजिन, उनका क्या है, दे हैव टू 3 years का उनका एक ब्रिज कोर्स होता है, दे हैव टू एंटर इनटू दैट, जिसकी डिफिकल्टी होती है एंटरिंग में। वंस यू डू इट, उसके बाद आपका मेडिसिन में डायरेक्टली एडमिशन हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग बेटर। तो डेवलपमेंट के जो डायमेंशंस है दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। अब ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है, ये आपके बुक में एक बॉक्स में बना हुआ है, एंड इट हैज कम इन द एग्जाम एंड रिपीटेडली इट हैज कम। यानी एक फार्मर जो है, ही वांट्स बेटर टेक्नोलॉजी, ही वांट्स लोन, ही वांट्स फैसिलिटीज ऑफ सीड्स। एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है उसको वो, मतलब कि मिले जिससे उसका बिजनेस एक्सपैंड हो। For a boy, it may be better opportunities, and for a girl, it may be freedom. यानी एवरी पर्सन हैज डिफरेंट गोल्स। अगर ये पेपर में 3 मार्क्स में आएगा तो पहले आपको लिखना है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, इट डिपेंड्स ऑन देयर ओन एस्पिरेशन। उसके बाद ये एग्जाम्पल आपको देना है। बट इन सब में एक चीज हमारा कॉमन रहता है, चाहे वो कोई गर्ल हो बॉय हो,
हम सबके लिए एक चीज कॉमन है और वो है इनकम। मतलब हम डेवलपमेंट को तभी अच्छा मानते हैं जब उसके साथ हमारी इनकम भी डेवलप होती। तो इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड मोस्ट कॉमन, बट पेपर का क्वेश्चन, बिसाइड्स इनकम पीपल ऑल्सो लुक इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन क्या आएगा आपके पेपर में? बिसाइड्स इनकम पीपल ऑल्सो लुक इनटू मिक्सचर ऑफ गोल्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो क्या चाहिए हमें? सिर्फ इनकम इज नॉट इनफ, वी नीड इक्वालिटी। मान लो पैसा तो मिल रहा है लेकिन ट्रीटमेंट इक्वल नहीं है, यू आर हरास्ड। वी वांट बेटर एजुकेशन, फ्रीडम, हेल्थ, सिक्योरिटी, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, गुड वाटर फैसिलिटी। तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। एंड विदाउट दीज थिंग्स इनकम अलोन कैन नॉट डिटरमाइन अवर डेवलपमेंट। क्योंकि इनकम होने के बावजूद अगर गंदा पानी है, इंसान बीमार पड़ रहा है, देन व्हाट इज द फॉर्मर? पहला क्वेश्चन था डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। आ गया समझ में? यानी कि अलग अलग इंसान के अलग अलग एस्पिरेशंस होते। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड वो है पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। मिक्स ऑफ गोल्स मतलब इनकम चाहिए बट हम फैसिलिटीज भी चाहते हैं, लाइक अभी जो ऊपर हमने पढ़ा था, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, फ्रीडम, वर्किंग एटमॉस्फेयर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। एंड समटाइम्स द डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिटीरियोरेटिंग फॉर अदर्स। आपके बुक में एक कार वाली फोटो बनी हुई है छोटी सी। एक इंसान, फॉर अ रिच पर्सन डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है बेटर रोड्स, बट फॉर अ पुअर पर्सन इट मे बी उसी रोड के ऊपर घर। यानी कि एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो गलत हो सकता है। दैट इज व्हेन यू आर क्रॉसिंग एनी कंट्री साइड, तो आप देखोगे कि रोड के किनारों पे झुग्गी झोंपड़ी होती है। उनके लिए दैट मे बी बेटर फैसिलिटी ऑफ अर्निंग, हमारे लिए हो सकता है कि दैट इज स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो कभी कभी एक इंसान का डेवलपमेंट दूसरे के लिए कंट्रास्ट हो सकता है। नाउ लेट अस कम टू, एज आई स्टार्टेड द क्लास, कि हम किसी भी कंट्री को ये कैटेगराइज करते हैं कि द कंट्री इज डेवलप्ड, like I gave you the example. The country is developing or the country is underdeveloped. लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे, ये आपको जो लेना है द डेटा, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर इन इकोनॉमिक्स इट इज अ ग्राउंड रूल कि आपको जो नई बुक है 2025-26, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम इन 26, उसमें जो डेटा दिया वही लेना है। इन केस आपकी बुक पुरानी है, 24 वाली है, तो नेट से आप नए वाला बुक का जो है उसमें से निकाल सकते हो। यू शुड गो ओनली विद द न्यू वन, अदरवाइज मार्क्स कट जाते। तो एज आई सेड, हम कैटेगराइज करते हैं डेवलप्ड अंडर, तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड यू विल बी हैविंग अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। यहीं पर वो न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, मतलब हम नहीं करेंगे, 11th में होते। तो हम सारे के सारे हमारे जो सेक्टर्स हैं, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, इनमें से जो हमारे फाइनल गुड्स की वैल्यू है उनसे हम डेटा, हम पहले डेटा लेते हैं, फिर हम उसका टोटल करते हैं, एंड वी फाइंड व्हाट इज द टोटल इनकम, द इनकम फ्रॉम ऑल द थ्री सेक्टर्स।
राइट। अब प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आपके बैक का 6th या 7th क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो हमें इनकम मिलती है फ्रॉम ऑल द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड टेरिशरी, इसको हम टोटल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम, द टोटल इनकम फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन इज एमसीक्यू क्वेश्चन, फॉर्मूला वाला, एंड ऑल्सो क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल टाइप में आता है, 1 मार्क आता है, एमसीक्यू में ही है। अब कैसे? अब मान लो कि टोटल इनकम, मतलब एक घर है, वहां पर 4 जने रहते, सॉरी, एक गली है, वहां 4 फैमिली रहती, एक गली है, वहां पर 4 फैमिली रहती है। से ए फैमिली की जो इनकम है वो है 2000, इट्स अ ओनली वेरी वेग एग्जाम्पल। बी की जो है वो है 20,000, सी की जो है वो है 18,000, एंड डी की जो है वो है 25,000। अब एवरेज इनकम हम कैसे निकालते हैं? हम एवरेज इनकम निकालते हैं, ये जो टोटल है इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज 22 प्लस 18, 40, 40, 65,000, और इसको डिवाइड कर देते हैं ए बी सी डी, यानी कि 4। यानी एवरेज इनकम हमारा क्या रहता है? 4 1 4, ये हमारा एवरेज आ जाता है, राइट। इसको हम एवरेज इनकम बोलते हैं। यानी आपके पास जो भी डेटा दिया होगा, ये दिस इज अ क्वेश्चन इन योर बुक ऑल्सो, और बहुत रिपीटेडली आया है, इसमें से ही एक फॉर्मूला और ऐसे आपको डेटा दे दिया जाता है। तो एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज सबकी सैलरी 16,250 है, बट अगर आप देखो तो इज इट 16,250? नो, ए की तो सिर्फ 2,000 है, वेरस बी, सी और डी की तकरीबन सेम है, 20, 18 और 25, लेकिन ए की सैलरी कितनी है? 2,000, यानी कि वेरी लेस। आ गया समझ में? तो सबसे पहले तो व्हाट इज एवरेज इनकम? एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। इसको हम पीसीआई भी कहते हैं, यानी पर कैपिटा इनकम, राइट। नाउ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, राइट। अब पर कैपिटा इनकम, डस इज इट द राइट वे टू कैलकुलेट? क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है आपकी बुक का, बहुत रिपीटेड, मतलब 10 में से 10 बार आया होगा इस चैप्टर से। इज एवरेज इनकम द राइट वे टू असेस द इनकम ऑफ एवरी कंट्री? नो, it hides the disparities. It hides the disparities. यानी कि एक कंट्री के अंदर हर एक इंसान, हर एक स्टेट नहीं कमाता है, हर एक इंसान या हर एक स्टेट इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। Like in our country, we say the per capita income from some of the major आपके जो एरियाज हैं बहुत है, एंड कुछ एरियाज हैं जहां पे आपका मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन है या फिर इनकम है वो है ही नहीं। तो ये तो एक एवरेज हो गया ना। अब इंडिया के अंदर 1,48,000 पीपल आर देयर, 1 लाख, सॉरी 1,50,000 हमारा है, 1.5 करोड़ का हम बोलते हैं द पॉपुलेशन। तो क्या 1.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। देर आर पीपल हु मे बी वर्किंग, दे मे नॉट बी गेटिंग द सैलरी, दे मे बी, देर माइट बी पीपल हु आर नॉट एट ऑल वर्किंग, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, वो तो नहीं काम करते, बच्चे काम नहीं करते हैं, जो बूढ़े होते हैं वो काम नहीं करते हैं। तो एंड सब जो काम करें सबकी सैलरी बराबर थोड़ी है।
तो जो एवरेज इनकम होता है इट हाइड्स द डिस्पैरिटीज, राइट। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर आपको लिखना है। आई बी शेयरिंग द नोट्स, इन द नोट्स इट इज गिवन। तो अब हमें ये एवरेज इनकम कैसे पता लगता है, कौन लेता है? तो इन सेकेंड चैप्टर आई हैव ऑलरेडी डन विथ मुक्ता, उसमें आई हैड टोल्ड यू दैट एनएसओ, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये एक डेटा कलेक्शन है इंडिया का। मतलब इंडिया के अंदर जो एनएसओ है, जिसको पहले हम एनएसएसओ बोलते थे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक हमारे सेक्टर यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी तीनों से डेटा इकट्ठा करते हैं, एंड दे देन forward it to the different agencies like World Bank and UNDP। तो जो वर्ल्ड बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है वो लेता है द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इनकम, वो लेता है द क्राइटेरिया ऑफ एवरेज इनकम, दैट इज टोटल इनकम फ्रॉम ऑल द थ्री सेक्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। बट द क्राइटेरियन, बुक में जो लिखा हुआ है, द क्राइटेरियन टेकन बाय वर्ल्ड बैंक इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि इट हाइड्स द डिस्पैरिटी। वो तो एक एवरेज इनकम है। अब और अगर आप देखोगे ना, इंडिया का एवरेज इनकम इज इक्विवेलेंट टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन अगर हम उसको और डिटेल में जाते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि वाई वी कॉल अस एज अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री। दूसरी जो एजेंसी है वो है आपकी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो यूएनडीपी है, दिस इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, और ये क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्री से डेटा लेते हैं। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं हिंदी में बता रही हूँ फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगी तो आप समझ जाओगे। यू हैव टू राइट इट। दे कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ऑल द relevant agencies from all the countries across the world, 290 countries से, and they take different criterions। उनका क्राइटेरिया होता है पीसीआई, यानी कि आपका एवरेज इनकम, देन वो लेते हैं द हेल्थ, देन लेते हैं एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज, और इन सब के आधार पर, यानी कि दे टेक द डेटा ऑफ इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, फैसिलिटीज, दे मेक अ बिग रिपोर्ट। पढ़ना गूगल में है। एवरी ईयर हमारा जो रैंक होता है, जैसे आपके स्कूल में होता है ना, यू आर फर्स्ट, यू आर सेकेंड, यू आर थर्ड, तो हर एक कंट्री का रैंकिंग होता है। अभी इंडिया के अंदर भी ऐसे कई जो रैंक्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं। लाइक फॉर द एजुकेशन सिस्टम वी हैव NIRF रैंकिंग फॉर द कॉलेज एंड ऑल लेवल्स, नॉट फॉर द स्कूल्स। और NIRF जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लेती है, वो सर्वे करती है ऑफ डिफरेंट एरियाज। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के अलग, मेडिकल के अलग, जो आपके ह्यूमैनिटीज हैं उनके अलग, देन आपके कॉमर्स के अलग, एंड दे classify the colleges or the universities as first, second, third, fourth, fifth, NIRF रैंकिंग होती है। यानी उस कॉलेज के अंदर क्या फैसिलिटीज हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसी टीचर्स हैं, सब कुछ। NIRF they do this, they do it for education। सिमिलरली फॉर द क्लीनलीनेस, अभी परसों ही अवार्ड मिला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है, आई थिंक 4 days 5 days बैक। एंड इन अकॉर्डिंग टू दैट स्वच्छ भारत अभियान जो है, उसके अकॉर्डिंग इंदौर सिटी इज द टॉप मोस्ट एंड द डर्टीएस्ट इज मदुरई, फॉलोड बाय लुधियाना, एंड इंदौर इज आई थिंक 5 years से वो फर्स्ट नंबर पे है।
तो ये जो रैंकिंग होती है, दिस टेल्स अबाउट द एक्चुअल फिगर। सिमिलरली जो यूएनडीपी है वो भी सभी कंट्रीज से अक्रॉस द वर्ल्ड ये डेटा कलेक्ट करती है, एंड देन दे मेक अ रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? HDR। हम क्या बोलते हैं? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इट इंडेक्सेस द डेवलपमेंट कंट्री इन दिस रिपोर्ट, और उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रीज को रैंकिंग देती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके। So there are two agencies. One is the World Bank and the second one is UNDP. World Bank takes the simple data of PCI, average income divided by, that is total income divided by population, that is PCI. And UNDP takes up PCI, education, health, public facilities, इनको वो बनाती है एक रिपोर्ट। ठीक है? Now, व्हाट इज आई, अब हेल्थ, हेल्थ जो है, राइट नाउ वी आर ऑन 134th रैंक। 2024 के अकॉर्डिंग हम 134th रैंक पर हैं, आउट ऑफ 190 कंट्रीज। आउट ऑफ 190 कंट्रीज, 190 में से हम लोग जो है इस वक्त में 134th पर है। सोचिए मतलब कितने ग्रेट हैं हम। And Sri Lanka is on 78th position. हमसे छोटा सा जो श्रीलंका है वो 78th पर है। अब इस पे क्वेश्चन बाद में बताऊंगी। तो नाउ लेट अस कम टू HDR। तो HDR में दे टेक PCI, वी हैव ऑलरेडी डन। हेल्थ, हेल्थ में वो लेते हैं कौन सा क्राइटेरिया? मतलब हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब है आप मतलब एक कंट्री में बर्थ रेट, उस कंट्री में डेथ रेट, और उस कंट्री का IMR। आपके पेपर में जो बर्थ रेट और डेथ रेट है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है इन द MCQs। व्हाट इज बर्थ रेट? याद रखना, बर्थ रेट इज, प्लीज याद रखना, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000, हंड्रेड्स पे नहीं, हर 1000 पर कितने बच्चे पैदा हुए एक जगह पर एक साल में। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 in a year in any area। एंड डेथ रेट इसका ऑपोजिट, द नंबर ऑफ पीपल डाइड इन दैट एरिया। IMR, इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर रीचिंग 1 ईयर, 1 साल से पहले जब बच्चे की मौत हो जाती है उसको हम बोलते हैं IMR। इस पर आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है इन योर बैक ऑल्सो, और वो ये है कि देर आर स्टेट्स लाइक केरला एंड देर आर स्टेट्स लाइक उड़ीसा, बिहार। उड़ीसा एंड बिहार में आपका जो IMR है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि द चिल्ड्रन हु डाई बिफोर 1 ईयर, उनकी दे आर मोर, एंड इन केरला इट इज वेरी लेस। वाई? वाई? Because Kerala has good health facilities. Because in Kerala you have the vaccination, the health centers आपके ज्यादा, and that is why Punjab, even though it is having good PCI, but it has very high IMR क्योंकि वहां पर हेल्थ सिस्टम नहीं। Whereas Kerala has comparatively less PCI, लेकिन वहां का जो IMR है इट इज वेरी गुड, यानी कि दे हैव अ वेरी लो IMR। वहां पे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन
who die before 1 year are very less. Second, next is education. एजुकेशन में हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट, बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन. सेकेंडली, नेट अटेंडेंस रेशियो, नॉट, डजंट कम. लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लिटरेट? हु इज एन लिटरेट? इस पे लास्ट ईयर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड मेड ब्लंडर मिस्टेक्स. याद रखना, इसका डेफिनेशन आता है 1 मार्क्स में. These questions can come as assertion and reason. These questions can come as MCQs. तो लिटरेसी रेट होता है एनी चाइल्ड above 7 years, above 7 years, who can read and write any one language with understanding. यानी कि आप लोग सब लिटरेट हो, क्योंकि एक लैंग्वेज तो हम सबको लिखना आता है, राइट? तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है, ये जो लास्ट ईयर आया था ना, तो 7 years को बच्चों ने 5 years 2 years कर दिया था, बिकॉज इन द ऑप्शन दे वर गिवन. तो इट इज अबाउट 7 years हु कैन रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग. अब आप पूछोगे मैम ये कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, हम तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चों को तो फ्रेंच भी आती है. और मेरे ऐसे भी बहुत महान बच्चे हैं, इंक्लूडिंग माई ओन डॉटर, जो संस्कृत में भी पंडित थे. So this is because in many of the rural areas, we don't have the schools, or even the schools are there, the children don't go there, the teaching is not there. तो बच्चों को लिखना पढ़ना नहीं आता है. And for that, the government of India has started many schemes like midday meals. यानी स्कूल आओगे तो खाना पीना मिलेगा. कभी ये मत सोच लेना कि खाना पीना मिलेगा का मतलब पिज्जा बर्गर वर्गर आपके आगे हाथ में रख रहे हैं, तो नो. द मिड डे मील स्कीम इज इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, एमसीडी स्कूल्स, जहां बच्चों को बेसिक रोटी सब्जी दाल फ्रूट्स मिल्क दिया जाता है, जिससे जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों को भेजें. उसे दो पर्पस सॉल्व हो जाता है, एक न्यूट्रिशन का और दूसरा बच्चे उस लालच में पढ़ने आते हैं. देन सर्व शिक्षा अभियान, that is elementary education, compulsory education till 8th standard. ऐसे कई आपके स्कीम्स इंडिया ने स्टार्ट किए हैं टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट. लेकिन उसके बावजूद इफ यू लुक इनटू द लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री, इट इज अराउंड 72%. मतलब टोटल पॉपुलेशन में 72% पीपल आर लिटरेट, और उसमें भी बॉयज आर मोर एंड गर्ल्स आर लेस. क्योंकि इन इंडिया देर आर सो मेनी मिथ्स, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, वो ये, इसी, राइट? सो पहला था आपका पीसीआई, सेकेंड इज आपका हेल्थ, और हेल्थ में क्या क्या लेते हैं वो? बर्थ रेट, डेथ रेट एंड आईएमआर. बर्थ रेट डेथ रेट आईएमआर को अलग से भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है एग्जाम में. देन लिटरेसी रेट, तो who is a literate? Any person who can read and write any person above 7 years who can read and write with understanding. And इसके अलावा यूएनडीपी लेती है उस कंट्री के अंदर पब्लिक फैसिलिटीज कितनी है, यानी सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लाइक हमारे यहाँ राशन, ट्रांसपोर्ट कितना है. और आपको भी पता है देयर आर नंबर ऑफ विलेजेस वेयर यू डोंट हैव द बेसिक ट्रांसपोर्ट, बेसिक रोड्स नहीं है. तो इन सब को लेकर दे मेक दिस रिपोर्ट. और जब हेल्थ लेते हैं ना, तो हेल्थ में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेते हैं, और वो है बीएमआई. आप लोगों ने कभी अपना बीएमआई करवाया है? तो जो बीएमआई है वो बताता है कि वो इंसान न्यूट्रिशन में लेस है, ज्यादा है. देखो, हमारा वेट ठीक हो सकता है, लेकिन हो सकता है हमारा जो बीएमआई है वो ज्यादा है. तो हाउ डू वी कैलकुलेट बीएमआई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये. अनफॉर्चुनेटली 3 साल से 2-3 साल में ये जो है एज अ न्यूमेरिकल भी आया. कैसे? मान लो आपकी हाइट 1.7 मीटर्स है, यानी कि आप 170 सेंटीमीटर्स हो.
आपका 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है और आपकी वेट जो है वो 65 किलो है। इट्स ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा। तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड कर देते हैं, 1.7 100 से डिवाइड कर देते हैं, एंड वेट हमारा किलो में ही रहता है। और हमारा जो फॉर्मूला है, अगर आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया, पहले आप गिवन लिखोगे, फिर इस फॉर्मूला को लिखोगे, फिर नीचे बीएमआई लिखोगे। ये लास्ट ईयर आया था कई स्कूल्स में, स्पेसिफिकली इन डीएवी, इन देयर प्री बोर्ड्स आल्सो दिस क्वेश्चन केम फॉर सॉल्विंग। अब 65 आपका के जी है, एंड जो फॉर्मूला है वो है हाइट अपॉन, सॉरी, वेट अपॉन हाइट इन मीटर्स, और उसको स्क्वायर करना, यानी कि 1.7 का स्क्वायर। तो 65 डिवाइडेड बाय 2.89, 1.7 का स्क्वायर, एंड इट कम्स टू 22.4। ठीक है, यू हैव टू डिवाइड इट, यू हैव टू डू इट बाय योर पेंसिल एंड पेन ओनली। आप रफ में करोगे, नो यूज ऑफ कैलकुलेटर्स और फोन्स। तो नाउ व्हाट इज बीएमआई? आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपकी बॉडी में कितना मास है। तो according to WHO, any person who is having the BMI 18.5 से कम होता है, 18.4, 18, 17, that person is called underweight, यानी उसमें न्यूट्रिशन का लैक है। Anyone who is having 18.5 to 24.9, 25 नहीं, 24.9, he or she is said to be healthy. By virtue in my family and entire, I have been in this only, हमेशा इसी में रही हूँ। 25 to 29.9, again this point has to be remembered, overweight, and above 30, obesity. Now why overweight or obesity is considered risky? Because they are in the risk of catching diseases like diabetes and other chronic illness. तो जो बीएमआई निकालने को अगर आपके पास आ गया, आपको किलो में ही दिया जाएगा वेट, लेकिन जो हाइट होती है वो हम सेंटीमीटर्स में देते हैं, 155, 160, उसको आपने 1.7, 1.6 कर लेना, एंड विद दिस फॉर्मूला यू हैव टू डू इट। एंड इफ द पर्सन इज, जैसे हमारा आंसर था 22.4, तो द पर्सन इज हेल्दी, राइट। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को लेकर, education, health, public facility, income, the HDR is made and the country's ranking is given. And 2024 की रैंकिंग है, इंडिया स्टैंड्स ऑन 134th। अब यहां आता है क्वेश्चन, आया है, मतलब एक बार आया है, एक या नहीं, 3-4 टाइम्स आया है कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया हैज ऑल द रिसोर्सेस, स्टिल हमारा जो HDI रैंकिंग है वो 134th है, वेयर एज श्रीलंका इज अ स्मॉल कंट्री, इट्स एन आइलैंड इन फैक्ट, देन व्हाई देयर रैंकिंग इज बेटर देन अस? व्हाई देयर रैंकिंग इज बेटर देन अस? बिकॉज they have invested in health and education sector. उन लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्चा किया, so that is why their ranking is better than us. Even Japan is better than us because वहाँ education and health sectors are very improved, whereas in our country these two sectors are the worst, education भी और health भी। दैट इज वाई हमारी जो ओवरऑल रैंकिंग है, हमारा पीसीआई बहुत अच्छा है जो पर कैपिटा इनकम है, बट इफ वी लुक इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज, वी लैग बिहाइंड। आ गया? 2 मार्क्स में आ सकता है। अगर आया तो सबसे पहले आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द HDR, इंडिया स्टैंड्स ऑन 134th एंड श्रीलंका स्टैंड्स ऑन 78।
This is because Sri Lanka has invested in human development resources, that is in the health, education and skill sector. That is why they are more developed than us. ऐसे आंसर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, ये तो हमने पढ़ा डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, कौन सी कंट्री डेवलप कहलाती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर हमारा ओवरऑल इनकम पीसीआई, द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, अगर इट इज मतलब कि विद इन द पैरामीटर्स, तो हम डेवलप कहलाते हैं। एंड इफ वी इट इज इन बिटवीन, तो हम डेवलपिंग कहलाते हैं। इंडिया कम्स अंडर डेवलपिंग कैटेगरीज, वेरस जिनके कम है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, उनको अंडर डेवलप कहते हैं। ये तो हमने डेवलपमेंट के लिए लिखा, लेकिन क्या डेवलपमेंट इज पॉसिबल इफ वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर? ये आपका जो है ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से भी आ सकता है बोर्ड्स में, एंड द सेम क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ चैप्टर 1 ज्योग्राफी। द सेम क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ज्योग्राफी चैप्टर 1, और दोनों का आपका जो आंसर है वो सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई उसे मतलब कि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंटर रिलेटेड, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इट इज नॉट ओनली व्हेन यू आर अर्निंग मोर, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, it is also when you are using the resources judiciously. आपके पेपर में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एक तो, we have not inherited the earth from our forefathers but borrowed from our children. Explain this with examples. देन आपका आता है कि देर इज, जो आपका डिप्लीशन है, दे डू नॉट नो एनी बाउंड्रीज, सो वी मस्ट यूज अवर रिसोर्सेस, वी मस्ट यूज अवर रिसोर्सेस जुडिशियसली। दोनों का सेम आंसर है, दोनों किसी भी चैप्टर से आ जाता है। इन बोर्ड जो हार्डली कम टू नो कि ये ज्योग्राफी का है या हिस्ट्री सॉरी इकोनॉमिक्स का है। द ओनली हिंट इज इन इकोनॉमिक्स आपको बोला जाता है गिव एग्जांपल विथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इन इकोनॉमिक्स ये वाला जो एक सेंटेंस है वो ऐड हो जाता है, एंड इन ज्योग्राफी इट्स अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम है। तो दिस इज बिकॉज हमारे पास ग्राउंड वाटर है एंड हम कहते हैं रेन वाटर, ग्राउंड वाटर इज रिप्लेनिशेबल, रिन्यूएबल, लेकिन बट देर आर एरियाज लाइक पंजाब, महाराष्ट्र, जहां पर ग्राउंड वाटर हैज डिक्लाइंड। यानी इफ यू आर ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर विच इज रिन्यूएबल, मतलब आप पानी तो रिन्यूएबल है, बारिश आएगी रिन्यू होता है, लेकिन अगर आप उसको ओवर यूज करते हो तो देन इट विल ऑल्सो डिविएट। फिर उसके बाद आपके पास पानी की दिक्कत होगी, फिर आपको पानी बाहर से खरीदना पड़ेगा, लाइक द गल्फ कंट्रीज दे हैव टू बाय द वाटर फ्रॉम आउटसाइड। देन देयर वुड बी लैक ऑफ वाटर, चाहे ड्रिंकिंग के लिए चाहे बाथिंग के लिए। So it is very essential that even renewable resources are used carefully. दूसरी तरफ we have minerals and ores. Minerals हमारे, fossil fuels हमारे, जिनको बनने में billions of years लगते हैं. They take billions of years to form. And if we use them without thinking, हम उनको खत्म कर देंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए there would be nothing left. So whether it is renewable or it is non-renewable, चाहे वो renewable हो या वो non-renewable हो, it should be used judiciously.
And what is the definition of sustainable development? Sustainable development का मतलब हो जाता है the development which is made for the present without compromising for the future. This definition is both in geography and economics. यानी अगर हम डेवलपमेंट को रखना चाहते हैं, if we want the development should always be there, then it is very important that we use the resources in judicious way. Judicious मतलब सोच समझ कर, sustain कर, बचा कर, and then the development of a country can take place. And in the future, those countries which are underdeveloped may come in the developing, and those countries which are in the developing, they can come in the developed country. इंडिया जो है इन मेनी ऑफ द एस्पेक्ट्स, इन मेनी ऑफ द एरियाज, इंडिया इज ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. हम ऑलरेडी डेवलप के उसमें आ चुके हैं. बट येस, देर आर सर्टेन एरियाज जहां पर अभी भी हम लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत है. वेरी इजीली, एज आई सेड, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, आपका पब्लिक फैसिलिटी सेंटर सेक्टर्स हो गए. इफ यू गो टू कंट्रीज लाइक यूएस और मतलब कि जापान वगैरह, वहां का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत ही अच्छा है. So it is very easy for people to move from one place to another. It is not a difficult task. Like if you go to Singapore, which is one of the most expensive countries in the world. लेकिन अगर आप वहां जाते हो तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने आसानी से मिल जाती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हो. Whereas in our country, it is bit difficult. I'm not talking about Delhi or the metro cities. I'm talking about those states जहां पर ये चीजें अभी भी डेवलप नहीं. And for education, as I have already told you, there are sectors where we need to develop. हमारे बच्चों, there should be 100% literacy. The literacy should be for both men and women, boys, girls, सबके लिए होना चाहिए. The facilities should be there. When the girls are going out, they should have the safety. And once these are all there, maybe in the future, India will also come under the developed country. So that is the chapter what we call as development, right?